बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। हमारी तरह बारिश में आधे आधे बह के नहीं गए हैं। यकीनी तौर पे ये बारिश का जो मंजर है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये लाहौर शहर के अंदर तो है, लेकिन दीगर शहरों में कुछ हद तक है और कुछ हद तक नहीं। ख़ासतौर पे कराची में तो बिल्कुल नहीं है। बहुत शदीद बारिश इस वक्त कराची में जारी है। खैरी एक्सप्रेसो का ब्रांड न्यू एपिसोड है। मैं इमरान हसन हूँ और अमला अभी तक नहीं पहुँची है, जो ही पहुँचती है हमें ज्वाइन करेंगी। जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस वक्त लाहौर के तकरीबन पूरे शहर के सभी इलाकों के अंदर बादलों की न सिर्फ एंट्री हुई है बल्कि धुआंधार एंट्री हुई है। इसके मज़ाफ़ात हों, लाहौर के अंदरूनी इलाके हों, मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। और इसमें मैं कोई मुबालगा आराई नहीं कर रहा, वाकई तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। भाई हर तरफ जहाँ जाते हैं आप पानी ही पानी है। ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट का इलाका है यहाँ पे 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग में 81 मिलीमीटर, ताजपुरा में 60, निश्तर टाउन में 65, करतबा चौक में 46, लक्ष्मी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एंड वी बिलीव चूँकि ये थोड़े से पहले के फिगर्स हैं, अब तक ये जो जितना अरसा बीच में आधा घंटा गुजरा इसमें ये ज़्यादा हो गया है, चूँकि पिछले काफ़ी देर से बारिश मुसलसल जारी है। जो महकमा मौसमियात है वो ये कहता है कि ये बादल यहाँ तक रुकेंगे नहीं, मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई मौजूद है। चाहे इस्लामाबाद हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, ज़ेरी सिंध हो, मशरक़ी बलूचिस्तान हो और कश्मीर हो, इसमें आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और ये दीगर इलाकों के अंदर भी हो सकता है। और ये जो जल थल एक होने का सिलसिला है ये कहीं पे भी हो सकता है। अच्छा जी, तो एक तो ये है कि इंतज़ामिया एज़ यूजुअल, मैंने देखा बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ बंद हैं, मोटरसाइकिल्स बंद हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। इंतज़ामिया कहीं नहीं है टू हेल्प देम आउट। एक तो ये बड़ा मसला है। और दूसरी जाने फिर अगर आपने कोई अनड्यू प्लान है आपका तो उसको प्लीज़ कैंसिल कर दीजिए। खासतौर पे लाहौर शहर को लेकर चूँकि हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं कि ये कब तक मामला संभलता है। इससे पहले कि हम आज की पोलिटिकल स्टोरी की जानिब जाएँ या फिर जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टोरी है उसकी जानिब जाएँ, बहुत अहम खबर है भारत और कनाडा के ताल्लुकात के हवाले से जो कि मज़ीद कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने जो भारतीय सिफारतकार है उसको मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया गया है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, उनके बारे में आपको बताया, उनका कहना है कि जो कैनेडियन इंटेलिजेंस ने हरदीप निजर की मौत है भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है। उन्होंने कहा कि मामला G20 इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन के हवाले से आपको भी बताएं कि यहाँ पे शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह की बात हम कर रहे हैं। उनको कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहरे भी किए थे। और सूरत हाल यह है कि इस वक्त कनाडा और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं तो वो काफ़ी नाखुशगवार हद तक पहुंच गए हैं। और ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि जो हाई कमिश्नर हैं उनको भी, भारतीय हाई कमिश्नर हैं कनाडा के अंदर, उनको भी यहाँ से निकाला जाए एहतजाज के तौर पे। सो देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। इस हवाले से जो जस्टिन ट्रूडो हैं उन्होंने बात की है, हमारे पास उनकी आवाज़ मौजूद है। उनके क्या अल्फाज है सारे मामले के ऊपर आपको दिखाते हैं। सुना आपने कैनेडियन प्रेसिडेंट क्या कह रहे थे। और इस मौके पर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत कशीदा नज़र आती है कनाडा और भारत के दरमियान। और ये बड़ा अहम मामला है। भारतीय रॉ एजेंसी जो कि खुफिया एजेंसी है, भारत की रॉ हर जगह के ऊपर बहुत सारे ममालिक में उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि वो दीगर ममालिक के मामलात में मुदाखलत करती नज़र आती है। इस दफ़ा ये मुदाखलत साबित हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में भारतीय कनाडा के अंदर मौजूद हैं और बड़े मसाइल हो सकते हैं इस हवाले से भारतीय शहरियों के लिए भी, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के अंदर मौजूद हैं। इस पे भी हमने बात करनी है। इसके अलावा हम अगर पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इस पे अगर बात करें तो कल एक बड़ा अहम दिन था। एज़ वी ऑल नो, कल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट की जो कार्रवाई थी सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त पहली बार टेलीविज़न पर नशर की गई। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट की समाअत थी जो कि कई घंटे तक जारी रही। बड़े अहम सवालात और जवाबात हुए बिटवीन द जजेस एंड द लॉयर्स। और ज़बरदस्त ये सवालात थे जिसमें बहुत सारी ऐसी कानूनी पेचीदगियाँ थी जो कि शायद आवाम की समझ में नहीं आती। ये सिर्फ टेलीविज़न का एक टिकर काफ़ी नहीं होता उसको दिखाने के लिए, जैसे हमारे नुमाइंदगान रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई सामने आई, बहुत निटी ग्रिटीज़ में जाके, और ख़ास तौर पे जो कानून को समझने वाले लोग हैं उनके लिए कल बड़ा ही मुफीद और हिस्टोरिक डे भी था। ये मामला अभी जारी है। आइन का कौन सा सेक्शन, आइन की कौन सी शिक्स
से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किस तरीके से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करने के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर कोई इख्तियारात ऐसे हैं जिससे आइन सफ़र करता है तो मैं उस इख्तियार को क्यों इस्तेमाल करूँ। इसके अलावा दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं। काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। अगले हफ्ते का पूरा रोस्टर जारी कर दिया गया। पहली दफ़ा फुल कोर्ट तकरीबन 2019 के बाद बनाया गया। खातून रजिस्ट्रार को तैनात किया गया। सो बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ हैं जो अदालती ग्राउंड के ऊपर इस वक्त हो रही हैं। और इस वक्त जो हमारी अदलिया है वो इंसाफ के बैनुल-अक़वामी मेयार पर 139वें नंबर पर हैं। 57,000 से ज़ायद केसेस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं। कल चीफ जस्टिस ने इसका भी जिक्र किया कि हम लोगों के फैसले जल्दी करने की तनख्वाह लेते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर लोगों की तवक्कुआत हमसे पूरी नहीं होंगी। किसी भी मामले को जितना मर्जी खींच ले, लेकिन हमारा काम फैसला करना है, हम सुनकर फैसला करेंगे। बड़ा अहम केस है। कुछ लोग कह रहे थे कि इससे अवाम का क्या ताल्लुक है। मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल जो पब्लिक राइट्स हैं उससे इसका ताल्लुक है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवाम समझे कि उनके हक़ के लिए किस हद तक बात की जा रही है और आइन और कानून किस हद तक उनको जो हक़ देता है वो कोर्ट्स और पार्लियामेंट उसको सेव कर रही हैं, उनके लिए उसके लिए रिजर्व कर रही हैं। इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ ज़ैगम खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, उन इस बारे में बात करेंगे और पूछेंगे वो क्या राय रखते हैं इस मामले पर। ज़ैगम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। लेकिन आपकी इजाज़त से हमारे नुमाइंदे नईम असगर इस वक्त हमें इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट से ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे ज़रा इस बारे में पूछ लेते हैं कि ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, एक तो कल की कार्रवाई के हवाले से उनके पास क्या है और आज के हवाले से कुछ अगर अपडेट कर पाएँ हमें। नहीं, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या अपडेट्स हैं, क्या बता पाएंगे अलसुब आप हमें? देखिए, सबसे पहले तो जैसा आपने कल के बारे में बताया, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का पहला दिन था और पहले दिन वो जब आए तो उन्होंने एक मिसाल कायम की। सबसे पहले तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लूँगा। उन्होंने ये कहा कि हम इंसाफ देने के लिए यहाँ पर आते हैं और नौकरी है, ये मेरी ड्यूटी है इंसाफ देने के। उन्होंने अपने जो स्टाफ है उनसे भी ये कहा कि लोग यहाँ पर खुशी से नहीं आते और अगर वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो आपको चाहिए कि उनका इस तरह ख्याल रखें जिस तरह मेहमानों का मेज़बान ख्याल रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने तारीख में पहली दफ़ा, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ है कि उन्होंने इस केस की जो हियरिंग है वो लाइव ब्रॉडकास्ट करने का फ़ैसला किया और PTV के ज़रिए पूरी दुनिया को और आवाम को इस जो अदालती कार्रवाई है वो दिखाई गई। इस हवाले से जो कानूनी माहिरीन हैं और जो समाजी हल्के हैं उनका ये कहना है कि ये बड़ा एक अहम नुक्ता है, बड़ा अहम स्टेप है, जो कि इससे पहले ये प्रोसीजर है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमरा अदालत है वहाँ पे हमें मोबाइल फ़ोन लेके जाना भी अलाउ नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का अहाता जो है, सुप्रीम कोर्ट की जो प्रेमिसेस है वहाँ पर कैमरा उसके बाहर रहता है और अगर किसी ये तो सुप्रीम कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में भी आप अगर कमरा अदालत की कोई तस्वीर कहीं पे चल जाती थी, पहले तो आम आदमी को, मीडिया पर्सन को बनाने की, कमरा अदालत से तस्वीर बनाने की इजाज़त ही नहीं है। अगर कोई तस्वीर बनाता है, वीडियो मोबाइल के ज़रिए भी बनाता है तो अदालती अमला उससे मोबाइल छीन लेता है। अगर कोई छुप के बना भी लेता है तस्वीर या वीडियो कमरा अदालत की तो, और अगर वो कहीं पे चल जाती है तो उस पर तौहीन अदालत लगने का खदशा होता था। तो ये पहली दफ़ा हुआ, मतलब आवाम तक सिर्फ वही चीज़ें पहुंच सकती थी जो हम मीडिया के ज़रिए, जो हम टिकट के ज़रिए लोगों को बताते थे या वर्बली बताते थे। अब पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि लाइव ब्रॉडकास्ट की गई और लोगों को पता चला, लोगों को, अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो लोगों को पता चलेगा कि असल में होता क्या है। नहीं, कल के कोर्ट केस, कल की हियरिंग के बाद की क्या फाइंडिंग्स है आपके पास और आज की कोई डिटेल्स जो आप हमें दे पाएं? देखिए, कल के जो हियरिंग है उसमें तो सबसे अहम चीज़ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट बनाकर जिस केस की हियरिंग की है, टेक्निकली उस एक्ट के खिलाफ जो दरखास्तें थी उनके ऊपर हियरिंग की है। टेक्निकली उन्होंने उस जो कानून है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। उन्होंने बेसिकली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या, इसका क्रक्स ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अकेले कोई बेंच नहीं बना सकते। 3 रुकनी
कमेटी होगी जजेस की, सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनकी 3 उसकी कमेटी होगी जो कि बेंच तश्कील देगी। तो ठीक उस एक्ट के ऊपर अभी कार्रवाई जारी है। लेकिन ठीक है, और इतलात ये भी नहीं आ रही, अगले हफ्ते का रोस्टर जारी किया गया है, उसमें भी 2 सीनियर जजेस से चीफ जस्टिस ने मुशावरत की है और मुख्तलिफ जो बेंचेस हैं वो बनाए गए हैं फॉर द कमिंग वीक। ये भी एक नई प्रेसिडेंट है जो कि सेट हो रही। तो ऐसा लगता है जैसा कि हमें नईम ने कहा कि अमल चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है और बुनियादी तौर पे उनका कहना भी कल यही था कि मैं ऐसे इख्तियारात क्यों इस्तेमाल करूं जिससे मेरे बतौर चीफ जस्टिस तो राइट शायद सल्ब नहीं होते, लेकिन आइन और कानून कहीं ना कहीं सफ़र करता है। इस पर मजीद भी हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ जैगम खान साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं। जैगम साहब सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपने नईम को भी सुना और उससे पहले कल यकीनी तौर पर आपने कार्रवाई भी देखी होगी जो सुप्रीम कोर्ट की रही। लेकिन आपकी इजाज़त से पहले मैं इस सुप्रीम कोर्ट वाले मामले पे जाने से पहले ये जो इंटरनेशनल एरिना के ऊपर एक खबर आ रही है और वो भारत के हवाले से है और कनाडा के हवाले से है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता हूँ कि एक राय में आपकी इसके ऊपर भी ले लूँ। जो इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात हैं वो काफ़ी कशीदा हो गए हैं। कनाडा ने भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है, जबकि जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह हैं उनको मुल्क बदर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबरें हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि जो इंटेलिजेंस है उसने हरदीप की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान ताल्लुक की निशानदेही की है, मीन्स लिंक इज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं बिटवीन कनाडा एंड इंडिया, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए? शुक्रिया इमरान। देखिए, ये खबर भारत के लिए काफ़ी परेशान कुन होनी चाहिए 2 लिहाज से। एक तो ये कि भारत के ताल्लुकात कनाडा से ख़राब होने जा रहे हैं और दूसरे मगरबी मुल्कों से भी ख़राब हो सकते हैं। दूसरा ये है कि भारत की जो बैनुल-अक़वामी साख है उस पर इससे काफ़ी एक ज़रब पड़ेगी। आप पहली बात आप ये ज़हन में रखिए कि भारत अपने शहरियों को दोहरी शरीयत का हक नहीं देता। ये नहीं हो सकता कि आप भारतीय भी हों और कैनेडियन भी हों। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जिस सिख रहनुमा को मारा गया और जो सिख कनाडा में रहते हैं वो भारतीय हैं ही नहीं, वो कनाडा के शहरी हैं, क्योंकि वो 2 शहरियत रख नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि एक ऐसे शख्स को कत्ल किया गया जो कैनेडियन शहरी था और कनाडा में मौजूद था। ये एक ऐसी चीज़ है जो मगरबी मुल्क किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं करते। और वो जो कर रहा था वो वहाँ के कवानीन के मुताबिक अपनी आज़ादी इजहार राय इस्तेमाल कर रहा था। अगर वहाँ कोई वायलेंस में वो मुलव्वस होता तो बड़ी आसानी के साथ भारतीय हुकूमत वहाँ के वकीलों की खिदमात हासिल करके उससे कनाडा में सज़ा दिलवा सकती थी। उसके अलावा वो ये भी कर सकती थी कि बाकायदा कनाडा के साथ एहतजाज करती, कनाडा पे दबाव में डालती कि देखो तुम्हारा ये शहर जी, अगर वो गैर कानूनी, अगर वो कनाडा का कानून तोड़ रहा होता, अगर वो कोई वायलेंट एक्ट कर रहा होता, अगर वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहा होता, वो जो कर रहा था वो कनाडा के मुताबिक, कानून के मुताबिक उसका हक था और उसे वहां जाके मरवा दिया गया। अब अगली बात यह है कि ये जहन में रखिए कि कनाडा जैसे मुल्क जो हैं, ये मगरबी मुल्क जो हैं, एक भारत जैसे एक ताकतवर और अहम मुल्क पर बिला वजह कभी इल्ज़ाम नहीं लगाते जब तक कि उन्होंने कोई कड़ियां जोड़ ना ली हों। ये मुमकिन नहीं था कि कनाडा की हुकूमत इस तरीके से बराह रास्त भारत का नाम लेती। अब ये जाहिर हो रहा है कि वहाँ की जो अपनी इंटेलिजेंस है, जो तफ्तीशी इदारे हैं, उन्होंने ये कड़ियां जोड़ रही हैं। और आपने जो अभी जस्टिन ट्रूडो की तकरीर सुनाई, आप देखिए वो भारतीय इंटेलिजेंस के आला तरीन लोगों का नाम ले रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने भारत के वजीर आजम के सामने ये बात उठाई। इतने हाई लेवल पर ये बात किसी हल्के फुल्के अंदाज में नहीं उठाई जाती। ये तब उठाई जाती है जब उस मुल्क के मुलव्वस होने के तमाम शवाहिद मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, एक नुक्ता और भी मौजूद है और वो ये कि बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात दब जाते हैं। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, जैसे किसी मुल्क की हुकूमत पर या सरबराह पे ये इल्ज़ाम आ जाए कि उसने किसी सहाफ़ी को मारा है, इस तरह के वाक़यात दब जाते हैं उमूमी तौर पे कि यार ताल्लुकात ख़राब ना हो 2 ममालिक के अंदर। यू नो द डिप्लोमेट्स ऑलवेज ट्राई टू बी इन टच और मामला फिर दब जाता है, निकल जाता है कहीं, महज इस वजह से क्योंकि कारोबारी ताल्लुकात होते हैं, सियासी ताल्लुकात होते हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स होते हैं। और भारत बड़ा अहम मुल्क तो है, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इन सब के लिए। तो क्या ये मामला भी कहीं दब तो नहीं जाएगा, इन ताल्लुकात की नज़र तो नहीं हो जाएगा? देखिए इमरान, ये जो मुल्क है ना, ख़ास तौर पे जो तरक्की पजीर मुल्क है, ये अपने मुल्क में जो कुछ करते रहे। मगरबी मुल्क उस वक्त बात करते हैं जब उनके अपने मफादात का कोई मामला आता है।
एक लिप सर्विस करते रहते हैं, बेसिक दबाव डालते रहते हैं, अगर मफादात को ज़िक्र ना लग रही हो तो जमहूरियत की बात करते हैं, इंसानी हकूक़ की बात करते हैं। ये नॉर्मल बात है, कश्मीर का मामला आपके सामने है। लेकिन जब मामला उनके अपने शहरियों पर आ जाए, जब मामला अपने मुल्क के अंदर आ जाए, तो फिर एक बात बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, क्योंकि वो एक अंदरूनी सियासत से बात जुड़ जाती है। तो आप देखिए, अमेरिका ने बाहर जाकर कितने शहरियों का, गैर मुल्कियों का कत्ल किया है मुख्तलिफ जंगों में, मिलियंस में। लेकिन कोई शहरी, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो अफगान ओरिजिन का क्यों ना हो, जब वो शहरी अमेरिकन होता है तो उसके खिलाफ वो इस तरह नहीं कर सकते, उसको नहीं इस तरह उठा सकते, उसको गैर कानूनी तौर पे कत्ल नहीं कर सकते। और ऐसा भी हुआ है कि जब अमरीकी शहरी किसी गैर मुल्क में दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलव्वस था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बराह रास्त अमरीकी सदर से इजाजत लेनी पड़ी। ये इतना सेंसिटिव मामला होता है। तो मेरे ख्याल में इससे ताल्लुकात पर, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर काफी ठीक है। एक आखिरी सवाल इस तनाजुर में, ये जो हरदीप सिंह साहब का कत्ल है, क्योंकि वो खालिस्तान के हामी थे, सिखों की एक तहरीक है जो कि पंजाब में बहुत ज़ोर पकड़ चुकी है। जब उनके जो हकूक़ हैं उनको सल्ब किया जाता है, भारतीय हुकूमत नहीं देती, तो पंजाब के जो रहने वाले हैं वो कहते हैं कि हमें हकूक़ दिए जाएं, और इसलिए वो एक अलग से रियासत का मुतालबा कर रहे हैं खालिस्तान के नाम से। ये उसके सरकर्दा रहनुमा थे। इस तहरीक पे क्या असर देखते हैं? इनके कत्ल के बाद जो मुजाहरे थे वो तो पूरी दुनिया में किए गए। इसके बाद देखिए, जो खालिस्तान की तहरीक है, अब ये ज़्यादा जो सिख डायस्पोरा है, यानी वो सिख जो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, मगरबी मुल्कों में ख़ास तौर पे रहते हैं, वहाँ काफ़ी पॉपुलर है। एक वक्त में भारत में ये बहुत मजबूत एक तहरीक थी 1990 की दहाई में, और भारत को बहुत मुश्किल से, बहुत जुल्म और ज़्यादती के ज़रिए, उस पर आपने वो फिल्म भी शायद देखी हो, माचिस मेरा ख्याल है उसका नाम है। उसके अलावा कुछ तहकीकाती रिपोर्टें, किताबें मैंने भी देखी, कुछ रिव्यू के लिए मेरे पास आई। तो इतनी ज्यादतियाँ की गई सिखों के साथ जिनका कोई हिसाब नहीं है, और लेकिन उसको दबा दिया गया। उसके बाद सिखों के साथ कत्लेआम के भी मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं। गोल्डन टेम्पल के खिलाफ पर जो कार्रवाई की गई, उस पर फिर जो इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उस कत्ल के बाद फिर जो एक सिखों का कत्लेआम हुआ। इन सिखों की बहुत सारी ग्रीवेंसेस तो मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त कोई बहुत मौसर अलहदगी पसंद तहरीक भारत के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक। इसलिए इस तरह से खौफजदा होने की शायद ज़रूरत नहीं थी, ओवर रिएक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आपको मालूम है कि मोदी की पॉलिसी कैसी है, उनकी बीजेपी की पॉलिसी कैसी है, वो किस तरीके से हाई हैंडेड काम करते हैं, और वो इसी वजह से अब इसका नुकसान बहुत सारे लाखों की तादाद में मौजूद कैनेडियन इंडियंस भुगत सकते हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है। कल सुप्रीम कोर्ट की अहम कार्रवाई रही, यकीनी तौर पे आप ने उसको देखा भी होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा जी। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं हमारे कानूनी मामलात के ऊपर इसका, और जिस तरह के कल रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस की जानिब से, उनको लेकर आप क्या कहेंगे साहब? इमरान साहब, हम सब इंतज़ार कर रहे थे और बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जो बंदियाल कोर्ट है, जो चंद 3 आप कह लें या 3 से 5-6 कह लें, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट को अपने हाथ में ले लिया था। और सुप्रीम कोर्ट को वो सुप्रीम कोर्ट के तौर पर नहीं चला रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो 17 जजेस का नाम है। 4 साल से सुप्रीम कोर्ट का जो मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट होती है, फुल कोर्ट नहीं हुई थी। बेंच बनाए जा रहे थे, अपनी मर्जी से छोटे छोटे बेंच बना के पूरी सुप्रीम कोर्ट का काम किया जा रहा था। अपील्स नहीं सुनी जा रही थी। एक तरह से सियासी हमें जो है वो झुकाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर नजर आ रहा था, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की साख मुतासिर हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट तकसीम नजर आ रही थी। मैं इख्तलाफ राय की बात नहीं कर रहा है, इख्तलाफ राय में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाकायदा 2 ग्रुप बन जाएं और एक ग्रुप इदारे पे कब्जा कर ले, मैं उस तकसीम की बात कर रहा हूँ। वहां पे वो हो रहा था। उसके नतीजे में जो 2 खतरनाक बातें हुई, देखिए, एक खतरनाक बात तो वाज़े तौर पर यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहियत थी कि मुल्क में वो झगड़े ख़त्म करे। पाकिस्तान में बहुत झगड़े होते हैं, सियासत में बहुत झगड़े होते हैं, सिविल मिलिट्री तनाज़ा है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अपने बहुत से बुनियादी झगड़े हल नहीं कर सका, तो बार बार बातें सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ही मुतनाज़ा हो तो फिर झगड़े कौन तय करेगा? तो हमने देखा कि हमारे झगड़े बढ़ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहियत है उन झगड़ों को हल करने की वो नहीं बची थी।
और दूसरी बात ये हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की मुसलसल हुक्मदुली हो रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की साख नहीं थी, तो जो एग्जीक्यूटिव है, इंतजामिया है, या जिसको हुकूमत कह दे, वो मानती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में वो कहते बिल्कुल, मेरे पास आखिरी मिनट है ज़हीम साहब। अब इनमें से रुखसत तो सिर्फ एक जज हुए हैं, चीफ जस्टिस हुए हैं, जस्टिस बंदयाल, बाकी तो सारे जजेस वहीं पे हैं। तो क्या अब वो तकसीम, उसका चैन साहब को या एतमाल नहीं लगता आपको इन फ्यूचर? जो बुनियादी मसला था वो ये था कि पूरी सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल एक शख्स के हाथ में आ गया था। ठीक है। और वो चंद जजों के जरिए से उसको चला रहे थे, कोई असूल और ज़ाब्ता नहीं था। ओके। जब ये असूल और ज़ाब्ता आएगा, जिस पर कल पूरा दिन बात हुई, तो फिर ये मसला नहीं रहेगा। फिर जब मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो मौसर भी होगी और उसको माना भी जाएगा। टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपने इन दो अहम मामलात की अपनी राय हमारे सामने रखी। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट साइंस एंड टेक, और उसमें आज बात हो रही है ग्लेशियर्स के पिघलने के हवाले से। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। आज बात करेंगे ग्लेशियर्स पर। ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत जल्दी से पिघल रहे हैं। 2,15,000 ग्लेशियर्स दुनिया में मौजूद हैं। नासा का जो तखमीना है वो ये है कि दुनिया में 2,15,000 ग्लेशियर्स मौजूद हैं। और ग्लेशियर्स के हवाले से जो स्टडीज़ हैं वो की जा रही हैं। पाकिस्तान में दुनिया के तवील तरीन ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और इन 2,15,000 में जो बड़े ग्लेशियर्स हैं, और काफ़ी सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के भी शामिल हैं, और पूरा जो हिमालय है उसके भी शामिल हैं। सो हिमालय बेल्ट जो है वो बहुत ही बुरी तरह मुतासर हो रही है। डेविड राउंस जो हैं वो बहुत ही कमाल मुहक्किक हैं और लीडिंग ऑथर थे, जो 2023 जनवरी 2023 की स्टडी इन द जर्नल साइंस में लीडिंग ऑथर थे। उन्होंने 2013 से 2017 की जो स्टडी की वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप से थोड़ा सा नज़दीक की ग्लेशियर के हवाले से की, और उनकी स्टडी में ये बताती है कि जो लेक्स हैं या जो झीलें होती हैं ग्लेशियर्स के अंदर, वो एक्सपेंड हो रही हैं, वो फैल रही हैं, जबकि ग्लेशियर्स जो हैं ये सुकड़ रहे हैं। लेकिन हैरान कुन और अफसोसनाक और इंतहाई शॉकिंग न्यूज़ ये है कि 2,15,000 ग्लेशियर्स में से 40% ग्लेशियर्स सन 2100 तक गायब हो जाएंगे, कुर्रे अर्ज़ से ख़त्म हो जाएंगे, सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, और इसको अनएविटेबल या अनअवॉइडेबल कहा जा रहा है कि ये होने जा रहा है। अगर जो पेस हमने पकड़ा हुआ है ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं उनके अखराज के हवाले से, तो ये बिल्कुल अनअवॉइडेबल है और ये होगा। तो 40% ग्लेशियर्स के ख़त्म होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि सतह समंदर में इजाफा होगा, क्लाइमेट चेंज में बेतहाशा इजाफा होगा, और ज़िंदगी के तसलसल जो है उसमें काफ़ी सारे मसाइल आ जाएंगे। सो अब हम बात करते हैं कि 2,15,000 जो ग्लेशियर्स हैं इनमें से 40% ग्लेशियर्स किस तरह ख़त्म होंगे सन 2100 तक। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री बढ़ता है, तो इस सूरत में 50% ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। न सिर्फ ये कि 50% ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे, बल्कि सतह समंदर में 3.5 इंच का इजाफा हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। और 3.5 इंच का इजाफा और 50% ग्लेशियर्स ये उस सूरत में पिघल जाएंगे अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होता है। लेकिन अगर ये इजाफा 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो क्या होगा? 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता है तो जो सेंट्रल यूरोप है और वेस्टर्न कनाडा है और उसके बाद इवन यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसमें मैं यूनाइटेड स्टेट्स में अलास्का को भी इंक्लूड कर रहा हूँ। सो ये तमाम जगहों पे ग्लेशियर्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। इन यहाँ पे जितने भी ग्लेशियर्स हैं उनका मुकम्मल खात्मा हो जाएगा अगर ये टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज़ किया। तो 2100 तक सन 2100 तक 50% ग्लेशियर्स जो हैं वो दुनिया भर में ख़त्म हो जाएंगे। और जिन इलाकों का मैंने कहा है कि यूएस है या वेस्टर्न कनाडा है या जो यूरोप है और स्पेशली जो सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे ग्लेशियर्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। फ़र्ज़ कीजिए कि जिस पेस को हमने पकड़ा हुआ है, जिस रफ्तार को हमने पकड़ा हुआ है, और ये कोई बईद नहीं है कि ये टेम्परेचर इससे भी ज़्यादा राइज़ करें। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये है कि 80% ग्लेशियर्स दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, और 6 इंच पानी जो है, 6 इंच जो सतह समंदर है उसमें इजाफा हो जाएगा। और उसके बाद जो तबाही है वो आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंज जो है ये अब हकीकत है और ये हमारे सामने आ रही है। ये क्लाइमेट चेंज अनफॉर्चुनेटली
इसकी जो असरात है हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं और इसमें पाकिस्तान जो है वो भी मुतासर हो रहा है और उसके साथ दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और ये जो 2023 था, इसके बारे में कहा गया कि ये इसका जो समर था वो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत इसमें नोट किया गया 1880 से ऑनवर्ड, यानी हमने टेम्परेचर का बाकायदा जो रिकॉर्ड है वो करना शुरू किया 1880 से। सो 1880 के बाद ये जो भी 140 या 143 साल बनते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जो था वो 2023 का समर था और उसके बाद 2024 के हवाले से जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी बहुत ही खौफनाक हैं। स्पेशली ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो ह्यूमन बॉडी है उसको टेम्परेचर को रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज इस वक्त हकीकत है और क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर माहिरीन ने सर ना जोड़े और जो फैसला करने वाले हैं उन्होंने फौरी तौर पर कोई बड़े फैसले ना किए, तो ये जो पेस है ये हमें बता रहा है कि ये हमें कहाँ लेके जा रहा है और नेचर को अपने आप को दोबारा रिस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है। देखते रहिए साइंस एंड टेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में अब कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट स्क्वाड को फाइनल कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि कौमी टीम में अबरार अहमद और सऊद शकील को शामिल किया जाएगा। इसका ऐलान रवां हफ्ते मुतवक्के है, मगर नायब कप्तान शादाब खान इस वक्त कुछ खतरे में नज़र आते हैं। उनकी जगह शाहीन शाह अफरीदी को नायब कप्तान बनाया जा सकता है। वैसे शाहिद खान अफरीदी की एक स्टेटमेंट में अभी पढ़ रहा था, इट्स ऑन सोशल मीडिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो शाहीन कैन लीड द टीम बेटर देन बाबर आजम। गुज़िश्ता रोज़ जो साबिक कप्तान है मिसबाह उल हक, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की थी, आपने देखा होगा। उन्होंने एशिया कप में जो पाकिस्तान की शिकस्त है इस पर अफसोस किया। उन्होंने कहा जी अफसोस ज़रूर हुआ लेकिन किसी एक को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना दुरुस्त नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम में जो छेड़छाड़ है वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी मिसबाह भाई ने कहा। उम्मीद है पाकिस्तान आलमी कप में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेगा। एशिया कप जीतकर भारतीय टीम मजबूत टीम बनकर सामने आई है और इस कारकर्दगी कहना चाहिए कि श्रीलंका के हवाले से ना देखें, पाकिस्तान को अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा, बेहतर खेल पेश करना होगा। और जावेद मियांदाद साहब का भी कहना है, जो साबिक कप्तान है, कि कुछ अगर टीम कुछ नहीं कर पा रही तो कप्तान पर क्या तनकीद क्या करे। फैसला साजी की महारत तजर्बे के साथ ही आती है, वक्त लगता है। हमें भी ज़ाती तौर पर ये लगता है कि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, जो नंबर 1 बनाने में हेल्पफुल हुआ है पाकिस्तान टीम के लिए, उसको चलते देना चाहिए। इससे पहले कि हम तज्जिया लें इसके ऊपर, हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं शाहीन शाह अफरीदी की शादी के हवाले से भी। दो कि अपना बहुत अच्छा लास्ट स्पेल नहीं कर पाए एशिया कप के अंदर, इंडिया के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छा खेला था लेकिन अगले मैचेस के अंदर। लेकिन ये वीडियो एक हमारे पास आई है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी अपने फादर इन लॉ शाहिद खान अफरीदी के साथ हमें नज़र आते हैं। कुछ गुफ्तगू शुनीद हो रही है, कुछ खाने चल रहे हैं। एक सादा सी पुरवकार सी तकरीब है। रिपोर्ट ये है कि ये शायद मेहंदी की तकरीब है और ये घर तो हम पहचान सकते हैं, लाला शाहिद खान अफरीदी का घर है जहाँ पर यह तकरीब हो रही है। तो हम इन एडवांस मुबारकबाद भी देते हैं और इस हवाले से अगर मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हमारे पास आएंगी तो वो भी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिल वक्त आप देख सकते हैं सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर, अपने फादर इन लॉ शाहिद खान अफरीदी, जो कि ख़ुद एक मशहूर आदमी है, बहुत फेमस क्रिकेटर है, उनका बहुत बड़ा नाम है। इसके पीछे किसी ने शरारतन या मोहब्बतन एक गाना भी लगा दिया मेहंदी का, ज़रा वो भी सुन लीजिए जवाद अहमद साहब का। जी, तो गाना अभी कह रहे हैं कि अल्लाह सुबह गाने नहीं सुनाते लोगों को। खैर, तो शाहीन शाह अफरीदी साहब को हमारी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। हम इस हवाले से जो अपडेट्स या डेवलपमेंट्स आएंगे आपको वो भी दिखाते रहेंगे। फिर वक्त अब्बास रज़ा साहब हमें हमारे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनसे हम ज़रा ये जो टीम की फॉर्मेशन है इस पर बात कर लेते हैं कि वो इसको कैसे देखते हैं और क्या ये जो खबरें हम तक पहुँच रही हैं यही हतमी स्क्वाड है या इसमें फिर एट द 11th आवर कोई तब्दीली हो सकती है। अब्बास भाई, गुड मॉर्निंग। आप तैरते तैरते पहुँच गए ऑफिस में। आज सब जो लाहौर के हमारे मेहमान हैं इसका शिकार रहेंगे, चैलेंज रहेगा हमारे साथ, तो इसको ज़रा सरफ़ नज़र कीजिएगा। सर, कैसे देख रहे हैं जी? सबसे पहले शादाब खान के हवाले से मेरा सवाल है। शादाब खान के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, दो कि इज़ बीन ब्रिलियंट इन फील्डिंग, एक आध इनिंग उन्होंने बैटिंग में भी अच्छी खेली, लेकिन अपनी बॉलिंग को लेकर सफ़र कर रहे हैं और बेसिकली जो कि एज बॉलिंग ऑलराउंडर खेलते हैं तो उनसे तवक्कुआत एज बॉलर ज़्यादा हैं हमारी। कैसे देख रहे हैं आप शादाब की प्रेजेंस को इन वर्ल्ड कप स्क्वाड? जी बिल्कुल, परफॉर्मेंस तो ऐसी नहीं है कि जिसे नायब कप्तान के शायान शान कहा जा सके, क्योंकि 40 से ज़्यादा उनकी एवरेज है। दूसरा जो टूर्नामेंट के बेहतरीन जो प्लेयर्स हुए हैं, कुलदीप यादव जी, उनकी एवरेज जो है वो 11 समथिंग है। Oh my God. तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है
और ये जो कंडीशंस इंडिया में वर्ल्ड कप की होंगी तो उसमें स्पिन का जाल तो बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। और शादाब खान जो है वो ज़ाहिर है हमारा मेन मोहरा रहे हैं, तो अब वो अगर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं कर सकते तो दोहरा नुकसान है पाकिस्तान को। एक तो ये है कि नायब कप्तान की तरफ से जो सपोर्ट कॉन्फिडेंस के साथ मिलनी चाहिए बाबर आजम को वो भी नहीं मिल रही है। ठीक है। और उसके साथ साथ ये है कि वो उनका अपना कॉन्फिडेंस लेवल क्योंकि नीचे गया है तो बैटिंग भी सफ़र करने लगी है उनकी। लेकिन हमें तो पता लगा है कि टीम में बाबर बहुत फेवर कर रहे हैं शादाब को टीम में रहने के लिए, क्यों टीम में जी बिल्कुल उन्होंने किया है, उन्होंने मुसलसल बॉलिंग दी है उनको। और इवन के एक ऐसे मौके पे जब इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो उन्होंने शादाब खान को जो है वो मौका दिया और उनसे उनका स्पेल जो है वो पूरा करवाया। तो इस तरह की चीज़ों से फिर सवालात उठने लगे कि शायद वो फेवरेटिज्म चल रही है कि टीम मेरिट पे वो बॉलिंग और बैटिंग जो है वो नहीं दी जा रही और शफल किया जा रहा है प्लेयर्स को, चंद प्लेयर्स को अकोमोडेट करने के लिए। तो इस तरह के सवालात उठे हैं, लेकिन जब शिकस्त होती है तो फिर इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं और वो अब भी आ रही हैं। तो शिकस्त जो है उसको तो ज़ाहिर है वो कहते हैं ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो फिर बातें भी होती हैं, वो बातें शुरू हो गई हैं। और जहाँ तक बात है कि वो नायब कप्तान के तौर पे शाहीन शाह अफरीदी को लाने की बात कर रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी जो है वो उनको ग्रूम किया है लाहौर कलंदर ने, तो वो कैप्टन मटीरियल उनमें है, लेकिन अभी टू अर्ली होगा उनको बताना। अभी बाबरजारी बातें और एट द 11th आवर आप चेंज कर भी नहीं सकते। इस वक्त अगर इस पूरी टीम के अंदर मुझे किसी चीज़ की कमी नज़र आती है तो वो एक्सपीरियंस है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर कोई स्टार प्लेयर है, मैच विनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्सपीरियंस बाबर आजम इटसेल्फ आई थिंक 104-5 मैचेस खेले हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा तजर्बा नहीं होता है कप्तान के लिए। दो कि ही इज़ प्रूवन हिमसेल्फ एज अ वेरी गुड कैप्टन। मैं उनको बुरा कैप्टन नहीं कहूँगा, उनकी जो विक्ट्री रेशो है वो बड़ी कमाल है, बड़ा अच्छे मार्जिन से वो जीते हैं। उसके बावजूद अगर हम शादाब को लेट्स सपोज माइनस कर देते हैं इस टीम से, डोंट यू थिंक कि ऑलरेडी जो तजर्बा पहले से कम है, एक और तजर्बेकार खिलाड़ी जिसकी केमिस्ट्री पूरी टीम के साथ बहुत अच्छी है, उसको निकाल के हम टीम के लिए थोड़ा सेटबैक होगा, उनको रहना चाहिए टीम के अंदर? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो खैर दुनिया में कहीं नहीं होता कि अगर किसी की परफॉर्मेंस नहीं है तो वो इस बुनियाद पे खेलता रहे कि वो कैप्टन है या वाइस कैप्टन है। तो इसलिए ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप टीम में उसको इसलिए रखें कि जी टीम की केमिस्ट्री उसकी अच्छी है। तो ज़ाहिर है केमिस्ट्री जब भी कोई प्लेयर खेल रहा होता है तो कोशिश तो वो करते हैं कि टीम के लिए मिलजुल के बेहतर परफॉर्म करे, तो आपस में उनका एक अच्छा ताल्लुक भी होता है और एक दूसरे की रहनुमाई भी करते हैं। और जो लूप से निकल जाता है तो ज़ाहिर है फिर उसका खिलाफ करने के लिए जो आता है वो भी यही रोल करता है। कुछ लोग सरफराज अहमद का भी नाम ले रहे हैं कि उनको टीम में होना चाहिए, एक सीनियर प्लेयर हैं, हाँ जी, काफ़ी खेले हैं, उनको पता है, कंडीशन को समझते हैं, ऐसा है आप? जी बिल्कुल, अभी एक वेव तो चली हुई है इस हवाले से कि सरफराज जो है एक्सपीरियंसड हैं और स्पिन ख़ास तौर पर स्वीप बहुत अच्छी खेलते हैं, तो जो इंडियन कंडीशंस हैं उनमें शायद वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके, क्योंकि मोहम्मद हारिस ने जो एक तजर्बा हमने किया है तो वो इतना कामयाब नहीं रहा, क्योंकि वो ऊपर आके तो खेल सकते हैं लेकिन मिडल ऑर्डर में जो आजमाया गया हारिस को आपने देखा कि वो फ्लॉप हो गए। तो अगर हम हारिस को डालना भी चाहते हैं तो ज़ाहिर ओपनर के तौर पे आएंगे। अब ओपनर पे फ़खर जमान को निकालना नहीं चाह रहे और एक खिलापुर करने के लिए फ़खर जमान को अगर हम मिडिल ऑर्डर में ले जाते हैं तो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक ऊपर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो टेक्निकली इतने साउंड हैं कि वो जो लो बाउंस वाली विकेटें हैं उन पे भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म फ़खर अगर नीचे खेले आपके ख्याल में? हाँ जी, तो ये एक ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि फ़खर को अगर टीम से ये ड्रॉप नहीं करते तो उनकी बैटिंग पोजीशन तब्दील कर दें। आपने देखा कि T20 में हम ये तजर्बा कर चुके हैं और वो कामयाब भी रहा है। मुझे तो लगता है कि हमें सबसे पहले तो हमारे जितनी भी टीम के करता धरता हैं उन्हें T20 के माइंडसेट से टीम को निकालने की ज़रूरत है। दे शुड लेट देम रियलाइज़ कि उन्होंने 50 ओवरों के लिए खेलना है, 120 गेंदों के लिए खेलना और 300 गेंदों के लिए खेलना। आई थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस। अच्छा, शादी बड़ा इम्पैक्ट डालती है बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी के ऊपर, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद खान अफरीदी के घर से उनकी शादी हो रही है और वो तकारीब शुरू हो चुकी है, हमने दिखाया भी। हमारे स्टार प्लेयर हैं और बहुत डर भी उनका रहता है। आई रिमेंबर द नासिर हुसैन स्टेटमेंट, दे कैन नॉट प्ले हिम, वो जो इंडिया के खिलाफ उन्होंने कहा था। तो शाहीन शाह अफरीदी की शादी उनके इस वर्ल्ड कप के ऊपर, करियर के ऊपर कैसा असर डालती है आपको नज़र आती है? खुशगवार असर होगा या फिर कैसे देख रहे हैं? असल में शादी तो ज़ाहिर एक आपका ज़ाती एक है अमल है, तो उसमें यह है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं कि जिनको इस तरह की सपोर्ट मिली है कि वो शादी रास कैरियर ही डेवलप हो गए। वसीम अकरम की एक मिसाल है कि उनकी जो मिसेज इंतकाल कर गई, तो वो मिसेज जो उनकी थी वो माहिर नफ्सियात थी और जब बुरा वक्त कभी भी वसीम अकरम पे आया तो वो बड़ी फुल सपोर्ट देती थी। तो इस तरह की सपोर्ट देने वाली अगर बीवी होगी
तो ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ेगा इससे। और कुछ ना हो, मैं तो ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा भाभी से कि वो शाहीन को ये ज़रूर बताएं कि जब अगर बैट्समैन मार ही देता है तो फिर गुस्सा नहीं करते, फिर वापस लेंथ में आते हैं और लेंथ अपनी बरकरार रखते हैं। खैर एग्रेसिव आदमी है, यंग आदमी है, अच्छा खेलते हैं। हमारी बेस्ट विशेष हैं। अब्बास भी थैंक यू वेरी मच। आप टाइम थोड़ा सा कम था हमारे पास ड्यू टू द रेन, लेकिन फिर भी आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। आपने क्रिकेट के हवाले से तज्जिया सुना जी, और हम वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको दिखाते हैं अब हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, और आजकल तो हमने वही एक सिलसिला पकड़ा है ऐसे ज़बरदस्त पाकिस्तानियों से और मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात की सैर आप के साथ करते हैं मेरा पाकिस्तान के अंदर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी तालिब इल्म से कराते हैं जिन्होंने एक सोलर पे चलने वाली गाड़ी बनाई है। इंटरेस्टिंग पार्ट है, खुद बनाई है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, और ख़ास तौर पे हम अगर मौजूदा हालात में पेट्रोल का जिक्र करते हैं जो कि तकरीबन 350 को छूने वाला है, तो उसमें तो आई थिंक किसी नेमत से कम नहीं है। उफेरा इस सेगमेंट में उनके साथ है। देखते हैं गाड़ी कैसी है और कैसे चलती है, आपको भी दिखाते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की फील्ड में नित नई इजादात हो रही हैं जो आज के वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। आज के सेगमेंट में हम आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने वाले हैं जो बिल्कुल मुफ्त चलती है। जी हाँ, महंगे पेट्रोल और बिजली से मुकम्मल तौर पर छुटकारा। ये गाड़ी तैयार की है पाकिस्तान के एक होनहार तालिब इल्म ने। तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मेरे पीछे जो मौजूद ये गाड़ी है इसमें फीचर कौन कौन से हैं और इसकी कीमत क्या है। अस्सलाम वालेकुम दाऊद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दाऊद, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये जो गाड़ी है ये अपने महंगाई से तंग आके बनाई है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन ये हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी का। अच्छा। हम मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, हम ग्रुपमेट्स हैं, दाऊद, असद एंड उमर, हम तीनों ने मिलकर ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का एक प्रोटोटाइप बनाया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या ये गाड़ी वाकई बिल्कुल मुफ्त चलती है? हाँ जी, ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमने सोलर ऑपरेटेड की है, बैटरीज इंस्टॉल की हैं। जो वन टाइम इस पे इन्वेस्टमेंट हुई है वो तो हुई है। इस टाइम पे भी अभी जिस तरह देखें सनलाइट में गाड़ी खड़ी हुई है, बैटरीज चार्ज हो रही हैं। अच्छा दाऊद, हम गाड़ी के अगर डैशबोर्ड की बात करें तो नॉर्मली हम जो गाड़ियाँ देखते हैं वो काफ़ी लग्जरी होती हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा है। बेसिकली एज पर डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हमने जो ये डैशबोर्ड भी डिज़ाइन किया, इसमें हमने कुछ सिंपल चीज़ें जो है वो इंस्टॉल की थी। जिसमें हमने इग्निशन स्विच दे दिया था, ठीक है, फ्रंट बैकवर्ड स्विच दे दिया है, उसके अलावा हॉर्न का बटन है, इंडिकेटर्स हैं, हेडलाइट्स हैं। ये हमारे पास डिजिटल स्पीडोमीटर है, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले होती हैं? जी जी, इसमें इस टाइम पे हमें ये टेम्परेचर शो करवा रहा है, ये बैटरी वोल्टेज शो करवा रहे हैं, बैटरी सेल्स शो करवा रहे हैं, ओडोमीटर है जिसपे डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो शो हो रहा होता है, और स्पीडोमीटर है जो कि हमें किलोमीटर पर आवर में जो है वो शो करवा रहा है। ठीक है। और ये जो नीचे चीज़ लगी है इसको क्या कहेंगे हम? ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ठीक है। बेसिकली जो सनलाइट से सोलर जो हमारे पास करंट आ रहा है वो इसमें आ रहा है, चार्ज कंट्रोलर में आ रहा है। ये चार्जिंग जो है आगे फर्दर बैटरीज को जो है ना प्रोवाइड कर रही है। ये पावर ब्रेकर हमने लगाया हुआ है, इन केस ऑफ एमरजेंसी हम इसको जब स्विच ऑफ कर देते हैं तो हमारी हर चीज़ जो है वो कट ऑफ हो जाती है। तो अभी हम थोड़ी सी इस गाड़ी की ड्राइव लेते हैं और उसके बाद हम इस गाड़ी के बारे में मज़ीद बात करते हैं। अच्छा दाऊद, जैसा कि आपकी ये जो गाड़ी है ये सोलर के ऊपर चार्ज होती है और सोलर पे ही चलती है, तो मुझे ये बताएं, ये जो सोलर पैनल्स हैं ये वही हैं जो अमूमन घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं? जी बिल्कुल जी, वही सोलर पैनल्स हैं जो आमतौर पे बिल्डिंग्स में घरों में यूज़ हो रहे हैं, वही मैकेनिज्म है सेम। और इनकी पावर कितनी है सोलर पैनल्स की? ये 4 सोलर पैनल्स जो हैं हमने इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, एंड ईच सोलर पैनल इज़ ऑफ 90 वोल्ट। 4 इंस्टॉल करने की जो मेन रीज़न थी वो ये था, हमारी जो मोटर है वो ड्राइव हो रही है 48 वोल्ट्स पे, ठीक है, तो ईच पैनल इज़ ऑफ 12 वोल्ट्स, तो ये सीरीज़ में 48 वोल्ट्स आउटपुट दे रहा है हमें। ठीक है। अच्छा, आपने मोटर की बात की, तो मोटर कौन सी इंस्टॉल की आपने? मोटर इसमें BLDC ब्रशलेस मोटर इंस्टॉल है 1500 वोल्ट्स की। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा नाज़रीन, अगर आप यहाँ पे देख सकें तो इस वक्त हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चल रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है इस गाड़ी की? मैक्सिमम हम इसको जो है 40 किलोमीटर पर आवर जो है वो अचीव कर सकते हैं विद 1000 kg। ज़बरदस्त। और अगर किसी ने स्पीड को इन्हांस करवाना हो तो आप क्या क्या इसमें चेंज करेंगे? अगर मोटर हम इसमें बड़ी इंस्टॉल कर देते हैं, उसके अलावा गियर रेशो हम चेंज कर लेते हैं, तो इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा तो सोलर पैनल तो आपने इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर, लेकिन लाहौर का मौसम आपको पता है बदलता रहता है, कभी बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, और आगे जैसे सर्दियाँ आने वाली हैं
तो उस सिचुएशन में ये गाड़ी किस तरह से काम करेगी? हमने इसमें एसी पावर सप्लाई जो है वो ऐड ऑन किया। अच्छा, यहाँ पे? जी जी, ये एसी पावर सप्लाई लगी हुई है। ठीक है। इन केस आपकी वेदर कंडीशंस जो है उसमें सोलर लाइट आपके पास अवेलेबल नहीं है, सनलाइट नहीं है, सोलर से गाड़ी चार्ज नहीं हो रही, तो आप इसको घर पे वापडा पे चार्ज कर सकते हैं। और कितने यूनिट कंज्यूम करती है ये? अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करेगी। अच्छा, अगर मैं इसके इंटीरियर की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लग्जरी नहीं है। जी। आपने कुछ सोचा है कि आने वाले टाइम में इसके अंदर क्या क्या चीज़ों में एडवांसमेंट आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये तो बेसिकली हमारा एक प्रोटोटाइप है। ठीक है। इंशाल्लाह जब हम इसको फर्दर लेके चलेंगे तो हम इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, इसको लग्जरी में लेकर आ सकते हैं। अभी तो ये सिंपल डिज़ाइन हमने किया था एज़ पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। अच्छा दाऊद, इस गाड़ी में जो सबसे मेन रोल प्ले कर रही हैं वो बैटरीज हैं। जी। तो मुझे ये बताएं कि बैटरीज आपने इंस्टॉल कहाँ की हैं, क्योंकि मुझे बाहिर तो वो नज़र नहीं आ रही। जी जी, बैटरीज जो हैं, एक बैटरी हमारी जिस सीट पे हम बैठे हुए हैं इस सीट के नीचे इंस्टॉल है, और ठीक है। 3 बैटरीज जो हैं वो पीछे पैसेंजर सीट के नीचे वो इंस्टॉल है। और बैटरीज जो हैं ये भी नॉर्मल बैटरीज हैं? हाँ जी, लिथियम आयन, लिथियम बैंक पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं है, वो भी इंपोर्ट होते हैं। लेकिन उससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। उससे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, बट अगर उससे कॉस्ट बढ़ेगी तो उससे गाड़ी की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, उससे टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा, टॉप स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, और उसका बैकअप टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा दाऊद, मुझे ये बताएं, ये जो गाड़ी का मटेरियल है ये कौन सा इस्तेमाल किया आपने? ये सारा मेटल शीट, ये जो है मेटल शीट पे ही सारा हुआ है। ठीक है। और फ्रेम भी जो है वो भी मेटल में ही सारा डिज़ाइन किया गया। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि इस गाड़ी में बैठने के बाद वैसे तो ये खुली है, ओपन एयर है, चारों तरफ से हवा लग रही है, लेकिन रिक्शे वाली फील नहीं आ रही। तो सस्पेंशन के बारे में मुझे बताएं कि ये सस्पेंशन कैसी है इस गाड़ी की? सस्पेंशन जो है वो हमने खुद ही डिज़ाइन की है, उसमें हमने लोअर आर्म, अपर आर्म और रैक एंड पिनियन जो भी चीज़ें सब इंस्टॉल की हैं, हमने उस पर सारा पहले कैलकुलेशंस भी की, और उस पर देखा गया कि हम अपनी लग्जरियस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो एज़ पर डिज़ाइनिंग आपने इसकी ड्राइव भी देख ली है, ऑन रोड टेस्टिंग भी आपके साथ सामने ही है। बहुत कंफर्ट राइड है इसकी। नो डाउट, राइड तो इसकी काफ़ी कंफर्ट है। ऐसी कौन कौन सी गाड़ियां हैं पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद जिनको सोलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, और ये जो पेट्रोल की खपत है इससे निजात मिल सकती है लोगों को? बिल्कुल, आप तो कोई भी गाड़ी जो है उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने उसमें डिफरेंशियल ही इंस्टॉल करना होता है, मोटर इंस्टॉल करनी है और सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं, तो कन्वर्ट हो जाती है। तो कितनी कीमत जो है वो लगेगी अपनी गाड़ी को सोलर में कन्वर्ट कराने की? जी, डिपेंड करता है कि वो गाड़ी कौन सी है। सेडान है, हैचबैक है, कोई एसयूवी है, उस पर सारी कैलकुलेशंस होंगी कि इस पर कौन सी मोटर इंस्टॉल की जाए, इस पर कौन सा डिफरेंशियल इंस्टॉल किया जाए, और उसके अलावा इस पर कितने सोलर पैनल्स लगेंगे। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया तो टीचर्स का क्या रद्द-ए-अमल था? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोजेक्ट, टीचर्स भी और हम लोगों के पेरेंट्स भी वो बहुत खुश हुए। उन्होंने हमारी अचीवमेंट पे हमें बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रेड भी दिया, वो सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी गई। अच्छा, और ये प्रोजेक्ट जो है दाऊद और उसकी टीम ने कितने अरसे में कंप्लीट किया था? हमने अपना सारा पेपर वर्क, डिज़ाइनिंग वर्क जो है वो सारा किया था, लेकिन जो इसकी फैब्रिकेशन है वो 27 डेज़ में हमने जस्ट 27 डेज? 27 डेज़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी फैब्रिकेशन की है। और इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी लागत आई है? अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये जो गाड़ी है ये अंडर 1 मिलियन कॉस्ट की है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच दाऊद फॉर योर टाइम। और नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में कुछ माशी सूरत हाल की मीशत की बात कर लेते हैं, चूँकि इस वक्त महंगाई के हमारे अवाम हैं, उनकी मुश्किलात हैं, कम होके दे रही हैं। पीडीएम सरकार रुखसत हुई, कल भी हमने इसका जिक्र किया था। अवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन उम्मीदें क्या बर आती कि इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उसमें रिकॉर्ड इजाफा है, और इस वक्त 331 रुपये लीटर पर लीटर पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर फ़रोख्त हो रहा है, और उससे यकीनी तौर पे जितनी भी अशियाए ख़ौर-ओ-नोश हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। इससे पहले कि हम मज़ीद सूरत हाल की बात करें, कुछ मस्बत खबरें हमें रुपये के हवाले से आई हैं। सिंस FIA है स्टार्टेड द क्रैकडाउन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी से एक इंटरेक्शन किया, उसके मस्बत असरात बहरहाल आए हैं। और हम अगर मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी जो रिट है उसको कायम करेंगे, बिजली चोरी के ख़िलाफ़ हो या ये जो डॉलराइजेशन है, जो डॉलर को लोग स्टॉक करते हैं, तो वक्त के साथ हालात बेहतर होते चले जाएंगे। जो ताज़ा तरीन खबर मिली है उसमें डॉलर आज 294 रुपये 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, कोई 1 रुपये 20 पैसे कमी हुई है रुपये के मुकाबले में डॉलर की कदर में। और दूसरी जानिब जो स्टॉक एक्सचेंज है इसमें भी 100 इंडेक्स बेहतर परफॉर्म करा है, 120 पॉइंट्स का इसमें इजाफा हुआ है। ये भी समहाउ एक बेहतर खबर है। लेकिन जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और फिर जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है, ये मिलजुल के
गरीब के सामने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं मुश्किलात का कि वो उससे निमट नहीं पा रहा है। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर अयूब बहर मौजूद हैं, उनसे ज़रा डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इस वक्त जो सूरत हाल है, हम मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं और मसला ये नहीं है कि सूरत हाल ख़राब है, मसला है कि इसका कोई हल हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। करंट इन्फ्लेशनरी सिचुएशन को लेकर आप जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं, इस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी अमेरिका में हैं और IMF के बारे में, पाकिस्तान IMF ताल्लुकात को लेकर कुछ ऐसी खबरें भी उड़ रही हैं जिसकी कल पाकिस्तान को, दफ्तर ख़ारजा को तरदीद करना पड़ी है यूक्रेन वगैरह के हवाले से, जो असले की फ़रोख्त की खबरें हैं। तो आप सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं अवाम फोकस्ड हैं, या ये जो बेरहमी है ये रुक के नहीं दे रही है इस मौजूदा हुकूमत की, और जब चाहते हैं 20 रुपये 25 रुपये पर लीटर बढ़ा देते हैं और फिर ये भी नहीं देखते कि कीमतें कहाँ जा रही हैं? इमरान साहब, इसमें इस सारे सिनेरियो में जो सबसे जो अहम चीज़ नज़र आ रही है वो हुकूमत की तरफ से के पार्ट पर एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। आप देखिए, अभी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जो इजाफा हुआ था ऑयल प्राइसेस में, ये हिस्टोरिकल राइज था, जो एक माह के अंदर जितनी प्राइस बढ़ाई गई हैं, ऑलमोस्ट 51 रुपीज़। आप देखिए, एक दिन पहले, 2 दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने बिल्कुल क्लियर कर स्टेटमेंट दी कि हम इसको जो मेंटेन रख रहे हैं 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मॉनेटरी पॉलिसी का। उसकी रीजन ये है कि आने वाले दौर में इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है और ये ट्रेंड बन गया, अब ये कम होता जाएगा। ये 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है। फिर जिस दिन प्राइस में इजाफा किया गया, उससे सिर्फ 2-3 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आई कि इन्फ्लेशन जो है वो जो 30 में था वो 20 में आ गया है, 26 में हो गया है, वो 32 से ज्यादा था और ये अब कम होता जाएगा इन्फ्लेशन। ठीक है। उसके 2 घंटे बाद ऑयल प्राइस में इजाफा कर दिया गया। वो इन्फ्लेशन जो कम होना था वो आप अंदाजा कर लें कि एक और पुश दे दिया गया जी। और तीनों में कितनी कंट्राडिक्शन है तीनों स्टेटमेंट में। बिल्कुल। बेसिकली हो ये रहा है कि जो हम पॉलिसी सिर्फ जो बताया जाता है एनर्जी ऑयल प्राइस की पॉलिसी, वो फोकस हो गई है सिर्फ प्राइस में चेंज को, कि प्राइस में इतना चेंज कर दिया जाएगा, इतनी कमी कर दी जाए, इतना बढ़ा दिया जाए। ये पॉलिसी तो नहीं है, ये तो शिफ्ट है, बटन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। अब आप देखें, जब कहा जाता है महंगाई क्यों हो रही है, तो ऑयल प्राइस का बता दिया जाता है, ऑयल प्राइस की वजह से हर चीज महंगी हो रही है। एनर्जी प्राइस क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ रही है, तो एनर्जी में वो ज़ाहिर है। कतई कलामी की इजाज़त, क्या हुकूमत ने इस सूरत हाल के ऊपर गिव अप कर दिया है? हम तो बड़े ये टेक्नोक्रेट जहन जो हमने डाले हैं, चाहे वो हमारी फाइनेंस की मिनिस्टर हैं, चाहे वो हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर हैं, दीगर लोग जो हमने डाले हैं, तिजारत के जो मिनिस्टर हैं, हम तो बड़े ज़बरदस्त अज़ान को लेकर आए हैं, अपनी अपनी फील्ड के बड़े कामयाब लोग हैं ये, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन जैसे कि आपने कहा नहीं हो रही, कोई सर जोड़ के नहीं बैठे। ऐसे लगता है कि बस चुप करके 26 रुपये बढ़ा दो, अवाम 2 दिन रोएंगे पीटेंगे, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, और ये कमी यहाँ पे रुक भी नहीं रही है। ये हर 15 दिन के बाद ये एक इंजेक्शन लगा दो अवाम को। तो मुझे लगता है कि जैसे हुकूमत ने गिव अप कर दिया, और इन केस अगर गिव अप कर दिया है तो फिर एक हुकूमत के होने का फ़ायदा क्या है? अगर वो अवाम के लिए रिलीफ देना तो अलग, उसके लिए बैठ के बात भी नहीं कर सकती। देखिए, यही मैं बिल्कुल आपको मैं यही बात अर्ज कर रहा था आपसे कि बिल्कुल ये गिव अप इस तरह से नजर आता है कि जब कहा जाता है इन्फ्लेशन हो गया है, तो कहा जाएगा, उसका एक रीजन दिया जाता है कि दुनिया भर में फूड प्राइसेस बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, एनर्जी की प्राइस इसलिए बढ़ रही है कि ऑयल प्राइस बढ़ गई है, गैस की प्राइस बढ़ गई है। ऑयल प्राइस क्यों बढ़ गई है? क्योंकि रुपये हमारा डिवैल्यू कर रहा है। ये हमें रीजन बता रहे होते हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। ये गिव अप करना इसी को कहते हैं कि आप बता दें ये चीज इसलिए हो गई है, इसलिए हो गई है। तो इकोनॉमिक ये लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमिक पॉलिसी यही तो रोल प्ले करती है कि प्राइस को स्टेबलाइज करना हुकूमत की और मॉनेटरी अथॉरिटीज की जिम्मेदारी होता है। अगर आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे तो पॉलिसी नहीं है, यही गिव अप कहलाता है कि आप रीजन बताते हैं ये इसलिए हो गया है और हमने मजबूरी थी, हमने अच्छा, इसमें जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है डॉक्टर साहब, इसकी क्या जिम्मेदारी है? जैसे कि अब 25 रुपये फॉर एग्जांपल फी लीटर इजाफा हुआ, तो इसका एक तनासब होना चाहिए। अगर एक गाड़ी वाला 100 रुपये एक जगह का किराया लेता है और जो पेट्रोल के पर लीटर प्राइस में फॉर एग्जांपल अगर 10% इजाफा हुआ है, तो वो इजाफा भी फिर 10% या 5% ही होना चाहिए, वो 50% नहीं होना चाहिए, 100 का 150 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इस डॉलर बढ़ने के नाम पे, पेट्रोल बढ़ने के नाम पे अपनी
मनपसंद कीमतें बढ़ा देते हैं ट्रांसपोर्टर्स, फिर वो अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें बढ़ जाती हैं और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट उस गरीब पे आता है जिस बेचारे की तनख्वाह या दिहाड़ी उधर ही खड़ी है जिधर 4 साल पहले थी। तो हमारी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस पे कितनी जिम्मेदारी हमें कहीं नजर नहीं आती। तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं, डाले महंगे महंगे हैं, एसी रूम्स के अंदर बैठते हैं, लेकिन कहीं इंप्लीमेंटेशन करवाते हुए माजरत के साथ नजर नहीं आते, लोग परेशान दिखते हैं हमें। देखिए इमरान साहब, इस चीज़ के दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट हैं। पहली बात यह है कि ये तो इनकेपेबिलिटी शो करती है जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने वाले जो भी लोग हैं, लोकल हो या फेडरल लेवल पे हो, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं, उनकी इनकेपेबिलिटी बिल्कुल ये रिफ्लेक्ट करती है। वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कैलकुलेट नहीं कर पाते कितना इसमें चेंज आना चाहिए, या उसमें एक करप्ट प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, दोनों बातें हो सकती हैं। दूसरा ये कि इसके जो बेनिफिशरीज हैं, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवर्नमेंट खुद बेनिफिशरी है। जहां तक ऑयल प्राइस में इजाफे का ताल्लुक है, देखिए हम जब बात करते हैं ना IMF को, हम बार बार कहते हैं कि IMF के से हमारा मुआहदा है, हमें प्राइस बढ़ानी पड़ी। जब IMF को जो आदाद शुमार जो स्टैटिस्टिक दिए गए थे, जो बजट दिया गया था, उसमें उस वक्त जो ऑयल प्राइसेस थी उसके हिसाब से जो GST कलेक्ट हो रहा है वो उनको फिगर दिए गए थे कि ऑयल से इतना हम GST कलेक्ट करेंगे। अब अनफॉर्चुनेटली जब ऑयल प्राइस बढ़ती हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो गवर्नमेंट या SBR खुद हो जाता है ना, क्योंकि प्राइस के ऊपर GST लग रहा होता है, परसेंटेज के हिसाब से ले रहे होते हैं। ये कम से कम आवाम को, लोगों को ये फायदा तो पहुंचा सकते हैं कि जो IMF से डिसाइड की थी कि ये इतना GST पर लीटर कैलकुलेट होगा, वो उसको तो फ्रीज कर सकते हैं ना। IMF का बजट भी जो हमने फिगर दिए थे मुतासिर नहीं हो रहे, उतना ही GST कलेक्ट होगा, लेकिन उसके ऊपर मजीद अपने रेवेन्यू तो ना बढ़ाएं ना परसेंटेज के हिसाब से। और ये डॉक्टर साहब वही पुरानी बीमारी है जिस पे आपने कई नशिस्तें की हैं, बात की है, वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस अवाम की जेब से निकालना। और इसमें वो तबका सफ़र करता है, जैसा कि मैंने कहा, जिसकी तनख्वाह वहीं पे है और उसके खर्चे डबल ट्रिपल हो गए हैं, बढ़ गए हैं। दूसरी जानिब एक उम्मीद की किरण गरीब को उस वक्त नज़र आती है हमारे जैसे माशरों में, जब उसको नज़र आता है कि सिर्फ मैं सफ़र नहीं कर रहा, मेरी वजह से जो एक मुराद याफ्ता तबका है उसको भी हुकूमत फोकस कर रही है, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, या उसको भी कहीं ना कहीं हुकूमत उसकी रेट को चैलेंज कर रही है। लेकिन ऐसा नहीं नज़र आता। शायद अखबारात का या चैनल्स का पेट भरने के लिए तो कुछ खबरें हमें मिलती हैं, लेकिन और प्रैक्टिकल ग्राउंड्स आपको पता है कि जिसका मैस लेवल पे फ़ायदा वैसे कोई इक़दाम नहीं हो रहे। तो ये महज हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है, या अभी हमारी तरजीह ही नहीं है अपने आप को ठीक करना? हमने तो इकोनॉमिक रिवाइवल का सफ़र शुरू ही नहीं किया डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है। देखिए पॉलिसी लेवल का फुकदान है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ले रहे हैं, लेकिन आपने खुद भी अभी इंडिकेट किया था, शुरू में आपने बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, रेट्स की गई हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं वो वहां से निकाले गए हैं, जो खुफिया रखे गए थे, ये सब कुछ हो रहा है। बिजली की चोरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए जा रहे हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर शॉर्ट टर्म होती है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होता, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आता है। लेकिन पॉलिसी यही है कि आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए बनानी है, कि आपको अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करना है, प्राइसेस को स्टेबलाइज करना है, उस पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं, उनसे हो रहा है। अगर आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे ताकि ये कंटिन्यूस एक डिवैल्यूएशन रुक जाए, ठीक है। उसके लिए अच्छा, एक इसमें बड़ा अहम, मेरे पास सिर्फ 40 सेकंड है, बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि हमने जितना पैसा छाप छोड़ा है, जितने हमने नोट मार्केट में फेंक दिए, हमारी अशिया की वैल्यूएशन डिवैल्यू, तो उन्होंने इन्फ्लेशन तो एक छोटी टर्म रह गई है, पता नहीं हम उसको क्या कहेंगे। एक ही हल है कि प्रोडक्शन बढ़ाएं, डॉलर्स बाहर से ज़्यादा लेके आएं ताकि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़े और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन कम होती चली जाए। ये हम कब करेंगे? ये तो बड़ा लॉन्ग टर्म मंसूबा है, इसका मतलब है कि ना ही समझे। नहीं, ये बहुत जल्दी हो सकता है। पॉलिसी मेजर्स तो लिए जाएं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, बढ़ाई जा सकती है। बहुत दफा मेजर बताए गए हैं, FDI और एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस, ये सिर्फ दो चीजें हैं, इस पर काम करना होगा तो आप सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी अचीव होगी, इन्फ्लेशन रुक जाएगा, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। बार बार बताया जा रहा है, लेकिन इस तरफ कोई अभी तक जो है इस तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए वी नीड सस्टेनेबल पॉलिसीज एंड देयर एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए सस्टेनेबल पॉलिटिकल सिस्टम, फैसला करने की कुव्वत और फिर उस पर अमल दरामद वो चाहिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अयूब मेहर, आपने बहुत अहम के ऊपर अपनी राय दी। हम पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में और आवाम के मसाइल के बारे में बात कर रहे थे। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद आते हैं, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात कर लेते हैं कुछ बर्लिन मैराथन के हवाले से। कल भी हमने इसका जिक्र किया था और बेस्ट ऑफ लक कहा था इसके पार्टिसिपेंट्स को, लेकिन फिर आज इन्होंने हमें वक्त दे दिया तो हमने कहा क्यों ना हम इनसे बराह रास्त बात ही कर लें। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर भी आपसे इस इंटरनेशनल रेस का करा देते हैं। 24 सितंबर बरोज़ इतवार इसका इनेकाद होगा और पाकिस्तान में से टीम इस्लामाबाद और कराची इसमें शामिल होने के लिए जा रही हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तान का परचम लहराएंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे ये सारे एथलीट्स। तो बहुत लाजमी है कि हम इनको अच्छे तरीके से रुखसत करें। इनमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं एथलीट्स के अंदर हमारे कोलीग सीनियर एंकर रहमान अज़हर साहब शामिल हैं, यावर सिद्दीकी शामिल हैं, अम्मार मुमताज़ शामिल हैं और बिलाल एहसान शामिल हैं। और इस वक्त ये जो हम जिक्र कर रहे हैं ये टीम इस्लामाबाद का हम जिक्र कर रहे हैं। सैकड़ों मैराथन्स दुनिया भर के अंदर होती हैं, इसमें बोस्टन में, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन और ओबियसली बर्लिन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस रेस की क्या खुसूसियत है, हमारे ये एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट किस कैटेगरी में कर रहे हैं, फर्दर क्या डिटेल्स हैं, टेक्निकली क्या है और इस प्लान की रिप्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट होगी आने वाले वक्त के लिए, इन सभी मामलात पे बात करते हैं। और इस वक्त ये तीनों शख्सियात जिसमें यावर सिद्दीकी साहब है, बिलाल एहसान साहब हैं और हमारे एंकर रहमान अज़हर साहब हैं, ये तीनों हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। वैसे ही मॉर्निंग में हमें ऐसे विजुअल्स चाहिए होते हैं जिससे ज़्यादा एनर्जी और तवानाई महसूस हो देखने वालों को। सो आप तीनों का बहुत शुक्रिया एंड वेलकम। कैसे हैं आप तीनों, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले रहमान एज आपको मैं दूंगा एंकर होते हुए और मैं चाहूँगा कि आप ही हमें एक्सप्लेन करें व्हाट दिस बर्लिन रेस इज़ और इसमें आपकी पार्टिसिपेशन कैसे मुमकिन हुई है, टीम इस्लामाबाद की क्या तैयारी है, क्या आप बतौर इंडिविजुअल जा रहे हैं, बतौर टीम जा रहे हैं, जो भी डिटेल्स इनिशियली रहमान आप शेयर कर पाएँ इसके हवाले से। देखिए ये जो बहुत शुक्रिया इमरान, ये बर्लिन मैराथन जो है ना वो वर्ल्ड मेजर 6 रेसेस को जो वो समझा जाता है और ये मैराथन जो है वो हर मैराथन तो 42 किलोमीटर होती है, लेकिन अब ये क्योंकि बहुत बड़ी मैराथन होती हैं, बहुत प्रेस्टिजियस मैराथन होती हैं, तो इसलिए इनकी जो शिरकत है उसका क्राइटेरिया भी थोड़ा सख्त होता है और साथ ही जो रनर्स हैं वो चाहते हैं कि वो इन मैराथन्स के अंदर जो है वो शिरकत करें। तो हम इसके लिए तैयारी जो है वो बड़ी भरपूर करनी पड़ती है। इसके लिए 2-2.5 महीने की तैयारी है, जिससे हम ये सारे जो है वो पिछले कुछ वक्त से जो है वो गुजर रहे हैं। आमतौर पर जो है वो रनिंग को हमारे यहाँ ऐसे स्पोर्ट नहीं लिया जाता, समझा जाता है कि बस रनिंग कोई एक्सरसाइज है। तो ये जो मैराथन्स की दुनिया है या मैराथन जो भागते हैं या ट्रेल रनिंग होती है, इसमें ये तो एक रनिंग को बाकायदा स्पोर्ट के तौर पर जो वो ट्रीट किया जाता है और इसीलिए ये जो बर्लिन मैराथन है इसको एक बहुत बड़ा वर्ल्ड स्पोर्टिंग इवेंट जो है वो समझा जाता है। जो वर्ल्ड चैंपियन रनर्स हैं वो इन मैराथन्स में जो है वो शिरकत के लिए आते हैं और बर्लिन मैराथन के साथ भी जो है वो यही हो रहा है। तो इसमें जो है वो लोग जो है वो कराची से भी जा रहे हैं, इस्लामाबाद से भी जा रहे हैं। तो सबसे खुशी की बात यह है कि बर्लिन मैराथन में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर रनिंग को एज ए स्पोर्ट नहीं समझा जाता, पाकिस्तान का परचम आपको लहराता हुआ नजर आएगा। बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी फीलिंग है। यावर एंड बिलाल, पहले बिलाल आप इसका जवाब दे दें। इस्लामाबाद का जो माहौल है इसने कितना सपोर्ट किया जी आपको इसके लिए तैयार होने में, और वैसे भी हम लोग इतने स्लो चल रहे हैं मुख्तलिफ मामलात को लेकर और ख़ास तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए वक्त निकालना, इतने बड़े इवेंट के लिए पहले प्रिपेयर करना, फिर उसका हिस्सा बनना, रजिस्ट्रेशन में भी वक्त लगता है, थोड़ा हैसल होता है, इंसान कहता है कि रहने दो यार क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद आप जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद के एटमॉस्फेयर ने, सर्कमस्टांसेस ने कितना सपोर्ट किया आपको इस इवेंट में जाने के लिए? बिलाल, सबसे पहले तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। जहाँ तक आपने इस्लामाबाद की बात की, उस माहौल की बात की, तो इस्लामाबाद में पिछले 2 साल से रनिंग का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ रहा है और उसकी मेनली वजह यह है कि इस्लामाबाद से कुछ एथलीट्स पिछले 1.5-2 साल में जब इंटरनेशनल मैराथन्स के अंदर पार्टिसिपेट करके आए हैं तो उसकी वजह से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है और उस अवेयरनेस की वजह से और लोग भी इंस्पायर हुए हैं और उस इंस्पिरेशन के साथ जो लोग इवन नहीं भी जा सकते उन्होंने भी अपने आप को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में आए तो वो भी उस मैराथन पे पार्टिसिपेट कर सके। तो एक बड़ा कंड्यूसिव माहौल है जी, बड़ा फ्रेंडली माहौल है। हमारे क्लब के लेवल पे, इस्लामाबाद रनिंग क्लब के लेवल पे माशाल्लाह हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग मैराथन ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। तो जैसे हम लोग जा रहे हैं तो हमें ना सिर्फ ट्रेनिंग सपोर्ट मिलती है ऑन द रन्स, बट एट द सेम टाइम हमें उनकी तरफ से सपोर्ट भी मिल रही होती है, वो हमें मोटिवेट कर रहे होते हैं। इवन वो मैराथन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बट ये कि इस्लामाबाद में रनिंग कल्चर एक बहुत बेहतर हो चुका है
और इंशाल्लाह फ्यूचर में इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की वजह से आई थिंक मोर पीपल विल गेट इंस्पायर्ड। ट्रू इंडीड, और खास तौर पे यंगस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है और भी बढ़ेगा, और वर्किंग क्लास के लिए भी। एज ऑफ सेड आप सभी लोग यकीनी तौर पे अपनी ज़िंदगी में काम करें। यावर, आप इस पे कुछ ऐड कीजिए और साथ साथ ये भी बताइए, क्या कंपटीशन आपका इंडिविजुअली एक दूसरे के साथ भी है इस रेस के अंदर, या फिर एज टीम खेल रहे हैं आप? यावर, अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मैं जो है ना काफ़ी अरसे से, मैं लिटरली जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब से मैं रनिंग कर रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे डिस्टेंसेस करते थे, और 2014-15 में भी कुछ डिप्लोमेट्स वगैरह के साथ रनिंग की, लेकिन उस वक्त हमें लोग मुड़ मुड़ के देखते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं। तो अब ये है कि अब माशाल्लाह कल्चर इतना बढ़ गया है, 3-4 क्लब हैं जो बहुत बड़े, सिर्फ इस्लामाबाद में, उसके अलावा कराची में, लाहौर में, हर जगह पे क्लब्स हैं। एक एक रेस में 200-200 लोग होते हैं, तो ज़बरदस्त कल्चर बहुत इंप्रूव हो रहा है। और इसमें वही बात रहमान की मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा कि ये इट्स अ स्पोर्ट, वरना अपने आप को फिट रखने के लिए आई यूज़ टू गो टू अ जिम, तो वो मेरे लिए इनफ था कि जिम भी आप करें तो वो भी ठीक है, लेकिन इट्स अ स्पोर्ट जिसके लिए अब हमने 3 महीने से मेहनत की है। मैं 3 महीने से पाकिस्तान में भी नहीं था पिछले 2 महीने, लेकिन मैंने जहाँ जहाँ था वर्चुअली एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट रहते हैं, आप एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं कि यार कौन बेहतर, मतलब सिर्फ अपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो जहाँ तक आपने मुकाबले की बात की, तो मुकाबला दूसरों के साथ तो चलें ठीक है, होगा, ऑफ कोर्स हम जीतने नहीं जा रहे, लेकिन 42.17 है आई थिंक, 42.195 किलोमीटर्स सिर्फ अकेले भागना भी ना एक बहुत बड़ी विन इन इटसेल्फ। और इट टेक्स यू लाइक अराउंड 4 घंटे। आपने जो कि जिक्र किया यावर, जिम का भी आपने जिक्र किया, तो से मेरे जहन में एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी क्वेश्चन आया। रहमान, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वैसे तो रनिंग को फुल बॉडी एक्सरसाइज कहा जाता है, विद द टाइम आपका स्टेमिना, आपकी बॉडी टोन अप होना शुरू हो जाती है, आप इंप्रूव करते हैं विद द टाइम अगर आप करते रहें, लेकिन क्या इसके लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी चाहिए होती है? आई मीन इट्स इंपॉर्टेंट टू गो टू अ जिम एज वेल, अगर आप रनिंग रेगुलरली कर रहे हैं और अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं? देखिए इमरान, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रनिंग इटसेल्फ एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी एक्सरसाइज है, लेकिन क्योंकि ये हर स्पोर्ट्स की तरह जो है वो, जब आप किसी वर्ल्ड इवेंट के अंदर जाते हैं तो आपको थोड़ा जरा एक्स्ट्रा मसाला जो है वो अंदर जो है वो डालना पड़ता है। तो हम भी यही कर रहे हैं। 42 किलोमीटर जो है ना आपका, ये सबसे बड़ा जो है वो एंड्योरेंस का इम्तिहान होता है कि आप किस तरह से जो है वो सर्वाइव जो है वो करते हैं, और उसके लिए फिर आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। क्रॉस ट्रेनिंग भी होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होती है, ये तमाम की तमाम ट्रेनिंग आपका एक बाकायदा ट्रेनिंग प्लान होता है। देखिए हम प्रोफेशनल एथलीट्स नहीं है, इसमें हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इंडिविजुअल है, बट वी हैव मेड इट अ पॉइंट कि हम अपने साथ साथ अपने मुल्क को भी जो है वो रिप्रेजेंट करें। और यही वजह है कि आपको हम यहाँ पर ग्रीन जर्सीज के अंदर नजर आ रहे हैं। कराची से भी लोग जा रहे हैं, वहां से जो क्लब जा रहे हैं वो भी बड़े एक्साइटेड हैं, वो भी इसी तरह से हर कोई यही बात कर रहा है कि हम अपनी नुमाइंदगी तो इन इवेंट्स के अंदर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम अपने मुल्क की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में आपको पता ही है, समझा जाता है यहाँ पर तो कहते हैं कि अच्छा एक ही स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, और फिर जो इस तरह की जो स्पोर्ट्स हैं, रनिंग हो गई और इस तरह से जो मिलती जुलती जो जरा ज्यादा वेस्टर्न कल्चर को जो वो सूट करती हैं, तो पाकिस्तान जब वहां पे नजर आता है तो लोग हैरान होकर पूछते भी हैं कि अच्छा फिर आप पाकिस्तान में भी रनिंग कर लेते हैं। कहते हैं कि हाँ, और सबसे अच्छी बात इसमें रहमान ये भी है कि एक तासुर जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के बारे में बैनुल-अक़वामी मीडिया ने कायम किया है अमन व अमान के हवाले से, ये बड़ा अच्छा मैसेज है। पाकिस्तानी एथलीट्स कहीं पे जाके इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज आता है। टाइम मेरे पास बहुत कम है। यावर और बिलाल, आप ने इससे पहले किस हद तक परफॉर्म किया है, किस टाइप की रेसेस में गए हैं, और इसमें जाने के बाद आप पाकिस्तान में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और भी मेरे माइंड में आ रहा था, और दीगर एथलीट्स बेचारे तो इसका शिकार रहते हैं कि उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं होते और नामसाइद हालात में जा रहे होते हैं। आप क्या अपने ओन पे इस रेस में जा रहे हैं या कोई कंपनीज, कोई कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स आपके साथ है? ज़रा ये डिटेल्स भी बता दें हमें। जी, इसमें लास्ट ईयर मुझे मौका मिला न्यूयॉर्क मैराथन में पार्टिसिपेट करने का। जैसे रहमान ने जिक्र किया कि बर्लिन मैराथन टॉप 6 मैराथन्स के अंदर है, तो न्यूयॉर्क भी इट्स वन ऑफ देम। तो न्यूयॉर्क में मुझे लास्ट ईयर मौका मिला, फिर उसके बाद दुबई मैराथन करने का मौका मिला, नाउ इट्स अ बर्लिन मैराथन। सो आपने जो बात की, हम इंडिविजुअल बेसिस पे जा रहे हैं एंड सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं। सो जो आपने पहले सवाल किया, इसको मैं इससे लिंक करूंगा कि हम जो बेसिकली रनर्स हैं, वी आर अ पैशनेट रनर्स, हम इसको एज अ कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं। ठीक है। और जब कम्युनिटी वर्क कोई बंदा करता है तो वो उसको पैशन के तौर पे करता है, एंड आई थिंक
we are more dedicated towards running than a normal person because it's a passion for us. So इसमें जब so इसमें ये कि अभी तक तो हम फिलहाल खुद सब कुछ कर रहे हैं. हाँ, छोटे मोटे स्पॉन्सर्स हमें मिले हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे और कॉर्पोरेट कंपनीज के स्पॉन्सर्स आपको चैट करना चाहते हैं और हमें हेल्प आउट करें. हाँ जी, मैंने इससे पहले तो दुबई मैराथन किया है, बिलाल का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आई थिंक हम अपने इंडिविजुअली, मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, बिलाल अपना बिज़नेस कर रहा है, रहमान भाई अपना शो वगैरह, लेकिन ये है कि हम लोग इंडिविजुअली जितना सपोर्ट कर सकते हैं वी डू सपोर्ट. ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ ये अमीरों कबीरों का खेल है. जिस चीज़ को सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं, बल्कि आई थिंक देयर इज़ समबडी गोइंग फ्रॉम कराची जो कि स्पॉन्सर्ड है बाय डिफरेंट रनर्स, लेकिन ये ग्रुप ही है जो कम्युनिटी है, एक दूसरे को उठा रही है. एक्चुअली आप लोग 4-4 घंटे जब साथ भाग रहे होते हैं ना, तो इतना टाइम आप अपने घर पे नहीं स्पेंड करते जितना आप नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इससे पहले कि मैं सेगमेंट क्लोज करूं, रहमान, बिल्कुल इन दी एंड ये मुझे बता दीजिए आप कि अगर इफ यू आर द जज, आप तीनों में से हु इज द बेटर रनर? एंड्योरेंस का आपने जिक्र किया, तो किसको आप बेहतर नंबर्स दे रहे हैं? रनिंग जो है ना ये कम्पिटिटिव है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपको और बहुत सारी जो है वो चीजें सिखाती है. मेरा ख्याल है ये दोनों जो आपके इस्लामाबाद में बैठे हैं, ये दोनों मेरे से अच्छे रनर हैं. हमारा मुकाबला हमारे साथ खुद ही है. क्या बात है. नहीं, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. आपकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत एक पॉजिटिव साइन है. थैंक यू वेरी मच. कहा जाता है कि आपका अपने साथ मुकाबला है. अपने साथ मुकाबला है, नो डाउट. थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस मिस्टर रहमान अजहर, बिलाल एहसान एंड यावर सिद्दीकी. आपके एक और दोस्त भी हैं जो नहीं साथ, और टीम कराची भी है भाई, वो भी अगर देख रहे हैं तो हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. आप चारों पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बहुत बेहतर परफॉर्म कीजिए, अच्छे एक्सपीरियंस लेकर आइए और उसे पाकिस्तान के लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कीजिए. एक ब्रेक लेते हैं. आपने हमारा जहाज तो नहीं देखा यहाँ कहीं गुम हो गया? ये बात अमेरिकन फोर्सेस कर रही हैं. अमेरिकन फौज कर रही है करोड़ों डॉलर के एक स्टेल्थ जंगी तैयारे के हवाले से. आप हैरान हो रहे होंगे ये क्या स्टोरी है. तो ये जनाब एक अमेरिका का स्टेल्थ तैयारा है जो कि गुम हो गया है, और अमेरिकन फोर्सेस ने, यानी कि फ़ौज ने आवाम से मदद मांग ली है कि आपने कहीं हमारा जहाज़ तो नहीं देखा यहाँ पे. मीडिया के मुताबिक जो हुकाम है वो इतवार को पेश आने वाले इस वाक़े को एक हादसा करार दे रहे हैं, और बयान में ये भी कहा गया है कि F-35 जंगी तैयारा है ये, जो जनूबी रियासत है अमेरिका की, जनूबी कैरोलिना, यहाँ पे परवाज़ करा था और एमरजेंसी के दौरान सूरत हाल में पायलट जहाज से बाहर निकल गया. ताहम पायलट की जान तो रिपोर्टेडली बच गई है. इस महंगे तैयारे का अभी तक पता नहीं चल सका, और जो अमेरिकी कंपनी है लॉकहेड मार्टिन के तैयार करदा इस तैयारे को कहा जा रहा है कि इसकी जो कीमत है वो 8 करोड़ अमेरिकी डॉलर है. सो ये 8 करोड़ अमेरिकन डॉलर, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी आई बिलीव 24 बिलियन रुपीस बनते हैं, उसका तैयारा अमेरिकन फ़ौज को मिल नहीं रहा है, और फ़ौज अपने आवाम से पूछ रही है कि क्या आपने हमारा तैयारा तो नहीं देखा. दिलचस्प खबर है. देखते हैं क्या अमेरिकन फ़ौज अपने जहाज़ को ढूंढ पाती है या नहीं. इस हवाले से आपको आगाह करेंगे. इससे पहले कि हम प्रोग्राम ख़त्म करें, इस वक्त लाहौर के लोग सड़क और गलियाँ तलाश कर रहे हैं कि वो किधर हैं, चूँकि हर तरफ पानी है. ऐसा लगता है पूरा लाहौर इस वक्त पानी के अंदर तैर रहा है, चूँकि बारिश बहुत शदीद है. हमारी कोशिश थी कि हम महकमे मौसमियात से भी बात करते, लेकिन चूँकि वक्त बहुत कम है तो हमने कहा कि ज़रूरी तौर पर जो इंतज़ामिया है लाहौर की उसकी तवज्जो दिलाते चले जाएँ. प्लीज़ जाग जाइए, लोग इस वक्त पानी में फंसे पड़े हैं, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए. और बारिश इस वक्त भी जारी है और जल थल एक हो चुका है. ये मुख्तलिफ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं. अल्लाह करे खैर की बारिश और नुकसानात कम से कम हो, और मज़ीद कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला हमें ना मिले अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह. तो यही हम दुआ करेंगे. इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं. आपसे इंशाल्लाह मुलाकात हम करेंगे कल. टिल देन यू कैन गिव अस योर हैव अ वेरी गुड डे, एंजॉय योरसेल्फ. कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.